नमस्कार, बीमा हो तो ऐसा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चैरत। आज हम बात करेंगे ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स की जो 1 करोड़ का बड़ा कवर तो देते हैं, लेकिन आपके बजट में। जी हां, महंगे मेडिकल ट्रीटमेंट, बढ़ते हॉस्पिटल बिल्स और लगातार बढ़ती इन्फ्लेशन के बीच एक बड़ा हेल्थ कवर जरूरी हो गया है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि प्रीमियम भी बड़ा हो? जरूरी नहीं है। आज जानिए आसान तरीके 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस लेने के। तो आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि आज के शो में हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि 1 करोड़ की बेस हेल्थ पॉलिसी वर्सेस टॉप अप प्लान, कौन सा बेहतर आपके लिए रहेगा, इस बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कौन से प्लान ऐसे हैं जो सस्ते हैं लेकिन असरदार साबित हो सकते हैं, और साथ ही साथ बात इस बारे में भी होगी कि किस प्लान में है बोनस और ग्रोथ। तो ये काफ़ी अहम मुद्दे हैं जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिनके इर्द गिर्द, और इसके अलावा बात करेंगे कि कौन सा विकल्प जो है पहली बार बीमा लेने वालों के लिए सही है। तो अगर आप भी पहली बार इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे सही साबित हो सकता है, इस बारे में बात होगी। और सही तरीके से कवर बढ़ाने का विकल्प क्या है, ये भी हम बात करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले लेकिन देखते हैं कि कैसे भोपाल की सोनाली मिश्रा को जल्द ही समझ आ गया कि 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा काफी नहीं है। उन्होंने वक्त रहते समझदारी दिखाई और मेडिकल इमरजेंसी से पहले ही सब संभाल लिया। भोपाल की रहने वाली सोनाली मिश्रा एक कामकाजी महिला हैं। उन्होंने शुरुआत में 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, लेकिन कोविड के बाद महसूस किया कि ये कवर काफी नहीं है। उन्होंने एक एडवाइजर की मदद से 10 लाख रुपए का बेस प्लान और 90 लाख रुपए का सुपर टॉपअप लिया। अब उनका कुल हेल्थ कवर है 1 करोड़ रुपए का और सालाना प्रीमियम सिर्फ 12,000 के करीब जाता है। पिछले साल उनके पति की हार्ट सर्जरी में करीब 12.5 लाख रुपए का खर्च आया और पूरा क्लेम आसानी से पास हो गया। सोनाली का कहना है कि अगर ये प्लान ना होता तो उनकी सेविंग्स खत्म हो जाती। तो कैसे आप अपने लिए सही प्लान चुन सकते हैं, कैसा हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, इस बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा में हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ फ्लोरिज फिनसर्व के डायरेक्टर निकुंज छक जुड़ रहे हैं, जो आपको ये बताएंगे कि कम प्रीमियम में कैसे आप बड़ा कवर जो है वो ले सकते हैं और किस प्लान से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो निकुंज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पल्लवी जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। और मैं चाहता हूं कि काफ़ी सारे दर्शकों को इस बारे में पता चले कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए और किस टाइप का कवर बेटर है उन लोगों के लिए। ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए लेना क्यों ज़रूरी हो जाता है। खैर, इस बारे में तो अब लोगों में, मैंने निकुंज जी देखे, काफ़ी जागरूकता जो है आ चुकी है और काफ़ी लोग हम हेल्थ इंश्योरेंस लेने भी लग गए हैं। लेकिन कवर जो हमने देखा है काफ़ी लोगों का कम होता है। तो ऐसे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को यही समझाइए कि आज के वक्त में ये क्यों ज़रूरी हो गया है कि 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाए। राइट। सो पल्लवी जी, होता क्या है कि जो मेडिकल का इन्फ्लेशन है, मतलब कि जो खर्चा हॉस्पिटल में हो रहा है, उसका जो महंगाई का दर है वो इंडिया में 13 से 14% सालाना है। मतलब कि हर 5 साल में आपका जो एक खर्चा है वो डबल हो जाता है। मतलब कि आज से 5 साल पहले सपोज कोई हार्ट की प्रोसीजर थी जो 5 लाख में हो रही थी, वो भी 10 लाख या उससे ज़्यादा में हो रही है। तो हर 5 साल में अगर आपके खर्चे बढ़ रहे हैं और आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर है वो आपने 10 साल, 15 साल या 5 साल पहले लिया था, जिसका कवर सिर्फ 5 लाख या 3 लाख या 6 लाख था, उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, तो आपका वो जब एक्सपेंस करने की बारी आएगी तो आपकी जो सेविंग है, आपका जो वेल्थ है, उसमें से वो सब इरेज हो जाएगा, उसमें से यूज हो जाएगा। सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर है वो सफिशिएंट होना चाहिए। एटलीस्ट जब आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो या टायर 1 सिटीज़ में रहते हो, तो आपके पास कम से कम एक हैंडसम कवर भी आप गिनने जाओ तो 50 लाख से 1 करोड़ का कवरेज मिनिमम होना चाहिए आपके पास। और आजकल ऐसे बहुत सारे प्लान आते हैं जो इजीली आप उसको लेके ये कवर सफिशिएंट हम ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है वो अपने आप को, अपनी सेविंग्स को अगर प्रोटेक्ट करना है, बचा के रखना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है एक अच्छा कवर ज़रूर लें हेल्थ इंश्योरेंस का। और जैसे कि निकुंज जी ने भी बताया कि ये तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो लोग मेट्रो शहरों में रहते हैं, Tier 1 में रहते हैं, उनके लिए तो अच्छा खासा कवर लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसे शहर हैं जहाँ पर जो है आपको खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी
आ जाती है। तो निकुंज जी, ये भी ज़रा समझा दीजिए कि कम प्रीमियम में बड़ा कवर लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो पल्लवी जी, सबसे बेटर जो रास्ता है उसके लिए एक चीज रहती है कि बेस पॉलिसी जिसको बोलते हैं, जो हम 10 लाख की सपोज एग्जांपल के लिए बोलते लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल कि 10 लाख की मैंने बेस पॉलिसी ली और एक सुपर टॉप अप पॉलिसी मैंने ले ली जो 90 लाख रुपीज की है, 90 लाख की मैंने सुपर टॉप अप पॉलिसी ली है, जो दोनों को मिला के मेरा टोटल एनुअल कवर एक साल में मैं 1 करोड़ तक का खर्च कर सकता हूँ। मेरा मेडिकल में कोई भी एक्सपेंस आएगा, मैं हॉस्पिटलाइजेशन मेरा करना पड़ेगा मुझे या मेरी फैमिली मेंबर को, तो मुझे 1 करोड़ तक का बेनिफिट मैं वहां से ले सकता हूँ, ये दोनों पॉलिसी को मिला के। तो उसको बेस प्लस सुपर टॉप अप पॉलिसी बोलते हैं जी। ये इसलिए जरूरी है, जैसे कि हमने पहले बताया कि एक्सपेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आज से थोड़े साल पहले जो किडनी का ट्रांसप्लांट था वो जो 5 लाख में हो रहा था, अभी वो 13 से 15 लाख रुपीस में हो रहा है। और हार्ट का ट्रांसप्लांट आज की तारीख में 35 से 40 लाख में होता है। और आज जो मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं, जो कैटरेक्ट बोलते हैं सर्जरी, उसकी भी कॉस्ट अभी सिटीज में 1 लाख से भी ज्यादा हो रही है। तो ये सब चीज को कवर करने के लिए सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, और उसके लिए सुपर टॉप अप प्लान आप ले लो 90 लाख रुपीस का, तो बहुत बेटर डिसीजन रहता है। ठीक है, तो क्योंकि आज के वक्त में हम ये देख रहे हैं कि ये तमाम बीमारियां जो है इनके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अगर एक कंपैरिजन करेंगे तो पिछले 5-10 सालों के अंदर जो है इन तमाम बीमारियों पर, जैसे कि कैंसर हो गया या फिर किडनी से जुड़ी हुई बीमारी हो गई, हार्ट से जुड़ी हुई बीमारी हो गई, इन सब पे खर्चे जो है वो 2 गुना से ज़्यादा जो है अब तक बढ़ चुके हैं, कई गुना बढ़ चुके हैं। तो अगर आप ये सोचिए कि आपने 10 साल पहले अगर अपने लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, अगर आज भी वो उतना है तो कैसे वो इमरजेंसी में आपके लिए काम कर पाएगा? ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम आपके लिए शो लेकर आए हैं और निकुंज जी आपको यही समझा रहे हैं कि क्यों आपके लिए एक बड़ा कवर लेना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन निकुंज जी, आपने बात की थी सुपर टॉप अप प्लान की। लोगों में मैंने देखा अक्सर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि टॉप अप प्लान क्या है, सुपर टॉप अप प्लान क्या है, ये दोनों काम कैसे करते हैं, इन दोनों के बीच में अंतर कहाँ पर आता है? यस, सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो टॉप अप प्लान आप बता रहे हो ना, टॉप अप प्लान इज काइंड ऑफ अभी ऑब्सोलीट जैसा हो गया है। बहुत कम कंपनियां टॉप अप प्लान ऑफर करती है। सुपर टॉप अप नई प्रोडक्ट है, और टॉप अप प्लान में ऐसा था कि वहां पे आपका पर क्लेम डिडक्टिबल होता था। डिडक्टिबल मतलब क्या, कि जैसे मेरा 5 लाख का पॉलिसी है, बेस पॉलिसी है वो 5 लाख का, और मेरा टॉप अप प्लान जो मैंने लिया है वो सपोज 15 लाख का है, जिसका डिडक्टिबल 5 लाख रुपीज है। तो अगर मेरा 5 लाख का अगर कोई क्लेम आता है, जब तक 5 लाख का क्लेम आता है तब तक बेस पॉलिसी में से क्लेम पास होगा, और अगर उससे ज्यादा का जब खर्चा होगा तो मेरा टॉप अप प्लान से मेरा खर्चा आएगा। अभी होता ऐसा है कि वो जो टॉप अप प्लान है वो ऐसे वर्क करता है कि वो पर क्लेम काम करता है, मतलब कि पर क्लेम जो डिडक्टिबल जब तक वो ट्रिगर नहीं होता है, टॉप अप प्लान आपका कोई काम में नहीं आता है, मतलब आपको बेस पॉलिसी में से ही करना पड़ेगा। वही चीज सुपर टॉप अप प्लान जो होता है उसमें कैसा होता है कि जो 1 साल होता है, 1 साल में आपका कितना क्लेम हुआ, मल्टीपल क्लेम के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरी 5 लाख की पॉलिसी थी और मैंने 2-3 क्लेम करके 5 लाख खत्म हो गया, तो बेस पॉलिसी एग्जॉस्ट हो गई है, तो सुपर टॉप अप प्लान अभी नेक्स्ट क्लेम से मैं उसमें से खर्चा कर सकता हूँ। लेकिन टॉप अप प्लान में ऐसा नहीं होता है। टॉप अप प्लान में मुझे क्लेम मुझे बेस पॉलिसी पहले यूज करना पड़ेगा, और बाद में मैं टॉप अप प्लान यूज कर सकता हूँ। तो वो जो चीज होती है सुपर टॉप अप प्लानिंग ज्यादातर लोग प्रीफर करते हैं, और वही हम एडवाइस करते हैं कि वही लेना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अगर आज कोई अपना हेल्थ कवर बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए बेहतर ये रहेगा कि सुपर टॉप अप ले? यस, सुपर टॉप अप ले वही बेहतर है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि आपका 1 साल में एक बार आपका एग्जॉस्ट हो गया बेस पॉलिसी, तो बाद में आप मल्टीपल क्लेम्स कर सकते हो विद सुपर टॉप अप प्लान। अगर आपने सुपर टॉप अप नहीं, टॉप अप प्लान है आपके पास और आपने बेस पॉलिसी एग्जॉस्ट कर दिया, वापस आपका क्लेम अगर वही सेम अमाउंट का आएगा तो आपको टॉप अप प्लान में से कुछ पैसा नहीं मिल सकता है। ठीक है, और सर मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जो है ये ले लेता है सुपर टॉप अप प्लान वगैरह, तो उसको अगर ये क्लेम करना है तो क्या क्लेम करने में कोई दिक्कत आती है? क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति पूरा 1 करोड़ का कवर ले रहा है और एक किसी ने ऐसा लिया कि 10 लाख का जो है पहले कवर लिया और उसके बाद जो है सुपर टॉप अप प्लान ले लिया, तो क्या क्लेम प्रोसेस जो होती है वो दोनों में ठीक रहती है, ईजी रहती है, या फिर जिसने 1 करोड़ का पूरा एक कवर अलग से लिया हुआ उसके लिए थोड़ी चीज़ें आसान रहती हैं?
क्लेम प्रोसेसिंग में ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि सुपर टॉप अप प्लान्स जो आते हैं उसमें भी कैशलेस फैसिलिटी वाले प्लान्स आते हैं, और उसमें भी कैशलेस पॉसिबल है, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन हो ही जाता है उसमें। दूसरी चीज की जो प्रोसेसिंग है, आपने जो बेस पॉलिसी है वो एक कंपनी से लिए और सुपर टॉप अप अगर दूसरी कंपनी से लिए तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन आइडियली ऐसा करना चाहिए कि आपका सुपर टॉप अप और बेस पॉलिसी एक ही कंपनी से हो, वो ज्यादा बेटर रहता है, और उसकी डेट भी सेम हो, रिन्यूअल की डेट भी आगे पीछे 1-2 दिन आगे पीछे होती है तो चलता है, तो सेम डेट पे ही आपका सुपर टॉप अप प्लान लेना है, उसकी रिन्यू डेट सेम ही हो, तो आपका क्लेम इजीली हो जाता है, कोई इश्यू नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आपको जो है वो लेना है तो सुपर टॉप अप प्लान अगर आपको लेना है तो अगर आप सेम कंपनी से लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें क्लेम प्रोसेस जो है आपके लिए इजी हो जाएगी, रादर देन कि आप 2 अलग कंपनीज के जो हैं वो प्लान्स लें, वो थोड़ी सी आपके लिए जो है वो दिक्कतें पैदा कर सकता है। लेकिन मैं इस बीच में ये भी समझना चाहूँगी कि जो व्यक्ति आज पहली बार जो है वो अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहा है तो उसे किस तरीके का प्लान जो है लेना चाहिए, और जो पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस लेगा, मैं मान के चल रही हूँ कि अगर वो एक युवा है। तो पल्लवी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं आपको एक स्टेटिस्टिक भी बताना चाहूंगा इस पॉइंट पे कि इंडिया में अगर 2024 का डेटा में जब देख रहा था तो इंडिया में करीब करीब 6 करोड़ लोगों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, ओनली 6 करोड़, राइट। सो द नंबर ऑफ पीपल हैविंग हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज वेरी लेस इन इंडिया। सो ये एक चीज है। दूसरा, अगर कोई युवा है, यंग है, जो इस टाइप की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है, तो उसको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे प्लान्स अवेलेबल है कि जहाँ पे आपका प्रीमियम लॉक हो जाता है, मतलब कि जब तक आप क्लेम नहीं करते हो, सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज्यादा का आपका क्लेम नहीं हो रहा है, तब तक आपकी प्रीमियम अमाउंट चेंज नहीं होगी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रीमियम अमाउंट 2 तरीके से बढ़ती है, इंक्रीज होती है। एक आपका एज फैक्टर होता है, मतलब कि हर 5 साल या हर साल, डिपेंडिंग ऑन द प्लान आपने कौन सा लिया है, प्रीमियम का अमाउंट बढ़ेगा। और दूसरा ऐसा रहता है कि जो इन्फ्लेशन की हमने पहले बात की थी कि 13 से 14% का इन्फ्लेशन है, उसको एडजस्ट करने के लिए भी जो बेस प्राइसेस होती है उसको कंपनी इंक्रीज करती है IRDA के अप्रूवल के बाद। तो IRDA के अप्रूवल के बाद वो प्राइस भी इंक्रीज हो सकती है, हर 2-3 साल में वो प्राइस इंक्रीज हो सकती है, प्लस आपका एज के मुताबिक प्रीमियम बढ़ता है। तो जो ये एज के मुताबिक जो प्रीमियम बढ़ रहा है, मान के चलो कि कोई 25 साल का बंदा है, उसने ऐसा प्लान लिया है कि जहाँ पे वो 12,000 या 13,000 रुपीज पे कर रहा है, और जब प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, एज के कारण नहीं बढ़ेगा, जब तक वो कोई 1 लाख से या उससे ज्यादा का क्लेम नहीं करेगा 1 साल। अच्छा। तो उसने मान लो कि 12-13,000 जो प्रीमियम भर रहा है, वो 12-13,000 कांस्टेंट रहेगा जब तक वो क्लेम नहीं करेगा। ओके। सपोज 25 साल पे उसने पॉलिसी चालू किया, 40 साल तक फॉर एग्जांपल उसने कोई क्लेम करने की जरूरत पड़ी नहीं, उसको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 15 साल तक उसको सिर्फ 12-13,000 जो भी उसका प्रीमियम था वही भरना है। टाइप के प्लान्स मार्केट में अवेलेबल है। जो यंग फैमिलीज होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, उसके लिए इस टाइप के प्लान बहुत ही अच्छे रहते हैं, तो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के प्लान जो है, जब आप युवा हैं, आपकी उम्र कम है, जब आप ले लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा ही रहेगा, क्योंकि देखिए निकुंज जी ने आपको कितने अच्छे से समझा दिया है कि अगर आपने 25 साल में लिया और अगर आप क्लेम नहीं कर रहे हैं, 40 तक की भी उम्र हो गई, तो लगभग आपका प्रीमियम जो है वो बराबर रहेगा, लेकिन आपको सस्ते में जो है, आप सोचिए हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, यही बजाय अगर आप 40 के हो जाएंगे तो उसमें प्रीमियम काफ़ी जो है आपको ज़्यादा चुकाना पड़ जाएगा। और एक अच्छी बात जो है वो छोटी उम्र में आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर ये भी रहेगी कि आपको छोटी उम्र से जो है कवर भी मिल गया है। अगर आपके परिवार में किसी तरह की इमरजेंसी आ जाती है, आपकी कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है, जो कि हम आजकल देख भी रहे हैं कि युवा लोग भी बहुत ज़्यादा बीमार होने लग गए हैं, खाने पीने का फ़र्क है, बहुत सारे स्ट्रेस लाइफस्टाइल हैं हमारे, तो इन सब वजह से जो है वो काफ़ी इमरजेंसीज जो हैं हम देखते हैं कि युवाओं के साथ भी हेल्थ से जुड़ी हुई हो रही हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप तमाम लोग जो हैं वो समय रहते अपने लिए एक सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लें। खैर निकुंज जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस बीच में मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं, जो आपको बताएंगे कि 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस लेने के अलग अलग तरीके क्या हैं। 1 करोड़ का जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, उसका लगभग प्रीमियम सालाना जो है वो आपको कितना भर सकता है, क्लेम मिलना आपके लिए कितना आसान है या फिर मुश्किल, और किस के लिए किस तरह का प्लान जो है वो सही साबित हो सकता है। तो अभिषेक के पास चलते हैं। थैंक यू पल्लवी। हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट, मतलब मान के चलिए कि भगवान ना करे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने नहीं लिया है तो फिर आपकी जितनी भी सेविंग्स हैं
एक झटके में वो ख़त्म हो सकती है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के ज़रिए 1 करोड़ के बेस प्लान की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे कौन से प्लान्स हैं जिसमें कि आप इसको इंकॉर्पोरेट करते हुए अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। तो अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ का अगर बेस प्लान की अगर बात करें तो फिर इस बेस प्लान में एक तरह से हॉस्पिटलाइजेशन के साथ साथ मेडिकल के जो जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। और उसके प्रीमियम की अगर बात करें तो वो 27,500 रुपये का एक तरह से एस्टिमेटेड जो प्रीमियम होगा वो इतना देना होगा। क्लेम की जटिलता यानी कि क्लेम का जो प्रोसेस है उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कम होती है, क्योंकि स्ट्रेट अवे ये बेस प्लान होता है। सीधा कवर जो लेना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन एक तरह से हो सकता है। दूसरी की अगर बात करें तो बेस प्लस सुपर टॉपअप, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट भी डिस्कस कर रहे हैं, तो बेस प्लस सुपर टॉपअप की अगर फीचर की अगर बात करें तो उसमें बेस का जो आपका कवर होता है अगर वो पूरी तरह से एक तरह से यूटिलाइज अगर हो गया है तो उसके बाद अगर आपने बेस प्लस सुपर टॉपअप ले रखा है तो सुपर टॉपअप का जो अमाउंट होगा वो एक तरह से उसमें कवर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 5 लाख रुपए का बेस प्लान है और आपका खर्च जो है वो 7 लाख रुपए का है, तो बेस प्लान में आपका 5 लाख रुपए कंज्यूमर, उसके बाद सुपर टॉपअप में 2 लाख रुपए एक तरह से उसमें से निकाल के हॉस्पिटलाइजेशन के जितने भी खर्च होंगे वो सब उसमें कर दिए जाएंगे। तो इसका जो कुल प्रीमियम जो होगा वो 13,500 रुपये के आसपास होगा। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी जटिल रहेगी, क्योंकि ये डुअल लेयर की एक तरह से यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है। बजट में 2 पॉलिसी जो संभालने वाले हैं उनके लिए ये पॉलिसी बहुत सूटेबल होगी। उसके बाद बात करते हैं बोनस ग्रोथ प्लान की। तो इसमें एक तरह से अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है और पिछले साल आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो एक तरह से कंपनी जो होगी वो उसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको एक तरह से बोनस अगले साल दे देगी। यानी कि मान के चलिए कि अगर आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है, अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया है तो अगले साल हो सकता है कि 1 लाख रुपए का आपको कवर मिल जाए उसमें, तो ये 6 लाख रुपए का आपका एक तरह से उसमें कवर मिल जाएगा। इसका 10 लाख रुपए का अगर प्लान की अगर बात करें तो फिर 12,000 रुपए का इसका प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। इसकी जो क्लेम की जटिलता है, कॉम्प्लिकेशन जो है वो बेहद कम है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। वही पॉलिसी जो लंबे समय बाद यूज़ करना चाहते हैं, इंस्टेंटली नहीं, मतलब साल 2 साल के अंदर नहीं, लॉन्ग टर्म में जो यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए ये वाला बोनस ग्रोथ प्लान बिल्कुल सूटेबल है। इसके बाद अनलिमिटेड ग्रोथ एड ऑन की अगर बात करें तो इसका जो प्रीमियम होगा वो 9,000 रुपये पर ईयर होगा। और 10 लाख रुपए का प्लान की अगर बात करें इसमें तो 10 लाख रुपए का इसमें आपको कवर मिलेगा। वहीं 1,100 रुपये का इसका एड ऑन आपको देना पड़ेगा। इसमें एक तरह से ये होता है कि अनलिमिटेड एड ऑन आपको मिलते आएंगे, यानी कि साल दर साल अगर आप इस्तेमाल करते भी हैं या नहीं भी करते हैं तब भी कंपनी जो होगी वो एक तरह से आपको अनलिमिटेड एक तरह से इसमें ग्रोथ देगी, आपके कवर को लगातार हो सकता है बढ़ाती रहे। इसमें भी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी बेहद कम होंगे। वहीं युवा और हाई कवर जो चाहते हैं फ्यूचर में उनके लिए ये ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। वहीं कि समय के साथ वृद्धि वाला कवर, अगर इसकी बात करें तो यानी कि जो समय के साथ अपने कवर में चाह रहे हैं कि वो लगातार बढ़ता रहे तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन हो सकता है। और ये वेरिएबल रहेंगे, इसके प्रीमियम जो होंगे वो वेरी करेंगे, क्योंकि आपकी डिमांड ऐसी होगी, आप जितना जितना ग्रोथ चाह रहे होंगे उसके हिसाब से इसका जो प्रीमियम होगा वो वेरी करता जाएगा। इसकी भी जटिलता जो होगी, जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो भी थोड़े से मीडियम होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। वहीं धीरे धीरे जो कवर बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। तो ये एक तरह से सारे प्लान्स हैं हेल्थ इंश्योरेंस के जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ये है पूरी इसकी जानकारी। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, आपने सारे प्लान्स जो हैं बहुत अच्छे से हमें समझा दिए हैं। खैर वापस जो है निकुंज जी के पास चलते हैं। निकुंज जी, अभिषेक ने जो ये सारा डेटा हमें बताया उससे पहले जो मैं बात कर रही थी, मैं युवाओं के बारे में बात कर रही थी। लेकिन अगर एक व्यक्ति जो है, अगर कोई वो मिडिल एज में है या फिर रिटायरमेंट के आसपास है और उसने अब जाकर जो है सोचा कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, तो उसके लिए इनमें से कौन सा प्लान जो है वो बेटर साबित हो सकता है? क्योंकि इस उम्र में जाके जब एक मिडिल एज व्यक्ति है या फिर वो रिटायरमेंट के आसपास है तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि उसको प्रीमियम भी काफी ज्यादा देना पड़ सकता है। या पल्लवी जी, तो उसमें ऐसा हम सजेस्ट कर सकते हैं कि उसको हायर एज पे है तो प्रीमियम तो ऑब्वियसली हायर पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसके पास पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो एक बहुत बड़े रिस्क पे है कि अगर कुछ भी हो गया तो उसकी जो रिटायरमेंट कॉर्पस है या तो जो उसने वेल्थ बना के रखी है उसमें से वो पैसे यूटिलाइज हो जाएंगे अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहा तो एटलीस्ट उसको 10 लाख का जो मिनिमम कवर है, अगर आप मेट्रो सिटी या टायर 1 सिटी में रहते हो तो एटलीस्ट मिनिमम आपके पास 10 लाख का बेस कवर होना चाहिए। और अगर आपको कोई डिसीज नहीं है, कोई पीईडी नहीं है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज नहीं है, तो आपको वो रिलेटिवली रिजनेबल रेट पे मिल जाते हैं। अभी जो कवर मिलते हैं वो रिजनेबल रेट पे मिल सकते हैं। ओके। तो जो प्रीवियस जो स्लाइड में अभिषेक जी ने जो डिस्कशन किए थे, 4 से 5 अलग अलग टाइप के प्लान जो डिस्कस किए थे जी, उसमें से कौन सा प्लान कौन सी प्रोफाइल के लिए सुटेबल रहता है वो जनरली एक एडवाइजर जो होता है वो आपको सही से एडवाइस कर सकता है। तो हर एक प्रोफाइल के हिसाब से कोई ना कोई प्लान सुटेबल हो जाता है जो उसके बजट में आ जाए। जी। सो टाइप का प्लान लेना बहुत ही जरूरी है।
ठीक है, तो अगर अभी तक आपने जो है कोई प्लान नहीं लिया है, आपकी उम्र जो है अगर रिटायरमेंट के करीब है या आप एक 40-45 के भी व्यक्ति हैं, तो आपको आज ही अपने एडवाइज़र से चेक कराना चाहिए। और निकुंज जी ने बिल्कुल आपको साफ बता भी दिया है, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है तो उसकी वजह से जो है आपका प्रीमियम ज़्यादा भी हो सकता है। अगर किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है तो प्रीमियम कम भी हो सकता है। ये आपको एक बेहतर एडवाइस जो एक एडवाइज़र आपका प्रोफाइल देखकर ही बता पाएगा कि आपका प्रीमियम आखिरकार कितना रहेगा और आपके लिए सूटेबल प्लान जो है वो कौन सा रहेगा। लेकिन आप चाहे तो आप अपने सवाल भी हमें भेज सकते हैं और हम अगले शो में ज़रूर आपके सवालों को शामिल करेंगे और उसके बाद आपके तमाम सवालों के जवाब भी दिलाएंगे। क्या निकुंज जी, इस वक्त हमारे पास जो है कुछ दर्शकों के सवाल और आ चुके हैं, तो पहले उन सवालों को भी ले लेते हैं। देहरादून से श्रेया मलिक का सवाल है, वो कह रही है कि अगर मैंने पहले से ही 10 लाख रुपए का एक प्लान लिया हुआ है तो क्या मैं उसमें टॉपअप जोड़ सकती हूँ? 100%। तो आपका जब भी वो 10 लाख की पॉलिसी रिन्यूअल पे हो तब आप उसमें एक सुपर टॉप अप प्लान ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपकी जो रिक्वायरमेंट बजट के हिसाब से 10 लाख आप डिडक्टिबल, जो आपकी बेस पॉलिसी उसको डिडक्टिबल बोलते हैं सुपर टॉप अप के लिए, और बाकी की अमाउंट आपको 40 लाख या 90 लाख तक का आप उसमें प्लान ऐड कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो टोटल कवर है वो 50 लाख से 1 करोड़ तक का हो सकता है, और ये करना ही चाहिए अगर आप एफोर्ड कर सकते हो, और अगर आप मेट्रो सिटी या टायर 1 सिटी में रहते हो तो आपके पास ये होना ही चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए सलाह ये है कि आपको जो एक सुपर टॉप अप प्लान ज़रूर लेना चाहिए, वो आपके लिए बेहतर ही साबित होगा। अगला सवाल चंडीगढ़ से दिलीप विरमानी का है। ये कह रहे हैं कि क्या टॉप अप पॉलिसी अलग से क्लेम करनी पड़ती है और क्या इसमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होती है? या सो टॉप अप पॉलिसी जो होती है उस बेस पॉलिसी में आपने क्लेम किया है वही डॉक्यूमेंट की कॉपी जो टॉप अप पॉलिसी वाली कंपनी उसको आपको देनी है। तो प्रोसेस बहुत सिंपल रहती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहती है डॉक्यूमेंटेशन और वो सब। अगर आप कैशलेस में जा रहे हो तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो हॉस्पिटल की टीपीए डेस्क रहती है, वो पूरा हैंडल कर लेती है, तो आपको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बस आपको जो आपने बेस पॉलिसी के लिए जो है डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उन्हीं की कॉपी जो है वो आपकी टॉप अप पॉलिसी में भी जाएगी, तो किसी तरह के दिलीप जी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल सूरत से संध्या दवे का है। ये कह रहे हैं कि मेरे माता पिता गाँव में रहते हैं, अगर मैं उनके लिए प्लान लूँ तो क्या मेट्रो सिटी वाले प्रीमियम दरें जो है उन पर लागू होंगी? या सो संध्या जी को मैं बताना चाहूँगा कि उस टाइप के प्लान भी आते हैं कि जहाँ पे आपका जो डोमिसाइल है, आप डोमिसाइल मतलब आपका जो आधार कार्ड है, कोई एड्रेस प्रूफ है, जहाँ पे वो ओटी जो आपका पिन कोड है वो गांव का है, विलेज का है, तो आपका जो प्रीमियम है वो उसके हिसाब से काउंट होगा। लेकिन अगर ट्रीटमेंट करनी है तो आप बड़े सिटी में जाके भी कर सकते हैं। वैसे प्लान आते हैं कि जहाँ पे ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है, तो आप गाँव में भले पॉलिसी ली हो लेकिन आप सिटी में जाके भी आप उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो संध्या जी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ऐसा प्लान ले सकती हैं कि चाहे आपके माता पिता गांव में रहते हो, वहाँ के प्रीमियम दे रहे हैं, लेकिन शहर में जाके ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेकिन एक बार आपको जो है इंश्योरेंस लेने से पहले इस चीज़ को ज़रूर जो है क्रॉस चेक करना होगा। इसलिए हम आपको कहेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट जितने भी होंगे पॉलिसी से जुड़े हुए वो अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़िएगा कि उनमें क्या लिखा हुआ है। खैर निकुंज जी, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ कि जितने भी ये बीमा पॉलिसीज़ हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा हमें जो है वो ये कहा जाता है कि हमारे पास जो है सस्ते प्लान भी है, सस्ते में आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा। तो क्या ऐसे प्लान्स में प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज जो है वो कवर होती हैं? या सो पल्लवी जी, जो आप बोल रहे हो सस्ते प्लान आ रहे हैं, वो काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स और वो सब लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस अगर नहीं है, कोई आपको जब सर्विस चाहिए तो वो कैसे होगा, वो बहुत ही डाइसी सिचुएशन होती है। तो इससे बेटर है कि आप सस्ता ना देखो कि ये सस्ता इसलिए मैं वहां पे जा रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस इज नॉट ए प्रोडक्ट, कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट तो है नहीं कि मैंने यूज कर लिया, अगर पसंद नहीं आया तो नेक्स्ट मंथ वो नहीं परचेस करूंगा। इंश्योरेंस एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जहाँ पे वो सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट है, वहाँ पे मुझे सर्विस चाहिए, तो आपको वो एश्योरिटी मिलनी चाहिए कि मुझे सर्विस का एक भरोसा अगर मिल रहा है तो भले मुझे 2-4 हज़ार रुपीज़ ज़्यादा मैं खर्च करूं, लेकिन मुझे सर्विस मिलनी चाहिए, वो ज़्यादा जरूरी है। ना ही कि मुझे सस्ता प्लान है तो मैं वही प्लान लूँ और बाद में अगर कोई जब सर्विस का टाइम आएगा और कोई सर्विस देने के लिए कोई होगा ही नहीं बंदा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि जो स्टैंडर्ड जो एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है उसी के पास से आप इंश्योरेंस पॉलिसीज लीजिए,
और प्लस एक चीज ऐसी भी होती है कि इंश्योरेंस पॉलिसी आपने कौन सी कंपनी से लिया है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आपका जो एडवाइजर है वो कितना होशियार है, वो उसको कितना एक्सपीरियंस है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, वो सब चीज भी इसमें इम्पेक्ट कर सकती है आपके क्लेम के टाइम पे, तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अहमियत रखती हैं। आप ये भी चेक ज़रूर करिए जब भी कोई पॉलिसी ले रहे हैं कि उसमें क्लेम रेशियो क्या है, यानी कि अब तक कितने क्लेम्स जो है पास हुए हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं, आपका एडवाइज़र जो है वो आपके लिए कितना सपोर्टिव है। जब आप एडवाइज़र के ज़रिए ले रहे हैं तभी जो है आपको कोई अच्छी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। सस्ते के चक्कर में ये मत सोचिए कि आज शायद प्रीमियम मुझे सस्ता पड़ जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि जब इमरजेंसी आए तो वो पॉलिसी आपको महंगी पड़ जाए। इसलिए इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये जो कम प्रीमियम वाले प्लान्स होते हैं इनमें फिर कहीं ना कहीं एक निकुंज ये भी डर होता है कि कहीं कोई हिडन कंडीशंस ना हो, एक्सक्लूजन्स ना हो, ऐसे खतरे तो नहीं रहते इनमें? सो उसमें हिडन कंडीशंस तो ये रहती है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई डिडक्टिबल वाले प्लान्स रहते हैं, को पेमेंट वाले प्लान्स रहते हैं, सब लिमिट्स या रूम रेंट लिमिट्स। अभी इसको 3-4 चीज जो मैंने आपको बताई उसको एक एक करके समझते हैं। जैसे को पेमेंट है, कोई पॉलिसी ऐसी है कि जो 10% या 20% को पेमेंट वाली पॉलिसी है, मतलब कि मैंने 1 लाख का क्लेम किया है तो उसमें 10% का को पेमेंट की कंडीशन है, इसलिए मुझे प्रीमियम अमाउंट है वो बहुत ही कम पे करना पड़ा। लेकिन जब मैं 1 लाख का क्लेम करने जा रहा हूँ उस टाइम पे क्या हो रहा है कि 10,000 मुझे मेरे पॉकेट में से देने पड़ेंगे। 90,000 विल बी सेटल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो जितनी बार मैं क्लेम करूंगा, एक साल में सपोज मैंने 3 बार क्लेम किया, टोटल मेरी अमाउंट थी 2 लाख रुपीस का मैंने क्लेम किया और 10% का को पेमेंट है, तो 20,000 मुझे मेरे पॉकेट में से पे करने पड़ेंगे। तो इनिशियली जब प्रीमियम पे करते वक्त जो मैं पैसे बचा रहा हूँ उससे काफी ज्यादा पैसे मैं दे रहा हूँ क्लेम के टाइम। तो इसको ये को पेमेंट करके ऐसा क्लोज हो सकता है वो पॉलिसी में जिसका प्रीमियम कम है। दूसरा चीज है कि सब लिमिट, मतलब कि कोई डिसीज रिलेटेड सब लिमिट है या कोई प्रोसीजर रिलेटेड सब लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी पॉलिसीज अभी भी मार्केट में ऐसी है कि जहाँ पे कोई सपोज कैटरेक्ट है तो कैटरेक्ट सर्जरी के लिए आपका लिमिट है 40,000 या 50,000, उससे ज्यादा का इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। लेकिन की तारीख में बहुत सारे जो सिटीज है वहां पे 1 लाख से भी ज्यादा का खर्चा हो जाता है कैटरेक्ट के मामले में। तो लेकिन वो अगर आपका सब लिमिट वाली पॉलिसी है तो आपको 40,000 है तो 40,000 ही मिलेंगे, बाकी के 60,000 आपको आपके पॉकेट में से पे करने पड़ेंगे। तो ये हो गया आपका सब लिमिट का क्लोज। एंड द वन इज रूम रेंट लिमिट एंड आईसीयू रेंट लिमिट। वो बहुत सारी पॉलिसी ऐसी होती है मार्केट में कि जहाँ पे आपका जो सम एश्योर्ड है उसके 1% या 2% रूम रेंट लिमिट होती है। मतलब कि आपकी सपोज 5 लाख की पॉलिसी है तो आपको रूम ऐसा ढूंढना है कि जिसका रेंट 5,000 से ज्यादा का ना हो, राइट। तो अभी ये चीज कहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है और मैं ऐसे हॉस्पिटल में गया हूँ कि जहाँ पे रूम, मुझे जिस रूम में जाना है उसका रेंट है 7,000 8,000 या वो ही रूम अवेलेबल है, दूसरे रूम अवेलेबल ही नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि मेरा जो पूरा क्लेम है उसमें प्रोपोर्शनेट डिडक्शंस हो जाते हैं और मुझे बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। तो इस पैसे प्रीमियम के पैसे बचाने के चक्कर में क्लेम के टाइम पे मुझे बहुत बड़ी अमाउंट का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, तो ये आपने बहुत अच्छे से जो है हमें समझाया है कि कैसे जो है वो सस्ते प्रीमियम कई बार आपको महंगे साबित हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके अंदर एक को पेमेंट का क्लॉज हो, यानी कि जैसे कि अभी आपको निकुंज जी ने समझाया कि ऐसा हो कि 1 लाख के बिल में से आपको 10,000 20,000 जो है वो चुकाने पड़ रहे हैं। किसी ना किसी बीमारी पर जो है कई बार क्लॉज होता है सब लिमिट का, यानी कि एक लिमिट से अधिक जो है वो उस बीमारी का आप खर्चा नहीं कर सकते हैं, फिर आपको परेशानी आएगी। इसके अलावा कई बार रूम रेंट पे कैपिंग होती है, आईसीयू की कैपिंग होती है कि भाई इससे ज़्यादा महंगा आपका रूम नहीं हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना कहीं आपके खर्चे बढ़ा देती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो है वो सस्ते प्रीमियम के चक्कर में तो पड़ जाते हैं, लेकिन ये सारे जो एक्सक्लूजन्स होते हैं या फिर जो कंडीशंस होती हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि जब भी कोई आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले तो उसके डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से क्रॉस चेक करें और उसमें ये ज़रूर देखें कि उसके अंदर आपके लिए क्या क्या एक्सक्लूजन्स या फिर क्या क्या कंडीशंस जो है वो रखी गई हैं। खैर निकुंज जी, कुछ और दर्शकों के सवाल हमारे पास आए हैं तो कुछ और सवालों को भी ले लेते हैं। वाराणसी से अशोक नारंग का सवाल है, ये कह रहे हैं कि अगर मैंने कई सालों से जो है कोई क्लेम नहीं किया तो क्या मेरा कवर जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा? अशोक जी के अगर पॉलिसी में ये क्लोज है कि उसने क्लेम नहीं किया है तो उसको एनसीबी बोलते हैं, नो क्लेम बोनस। तो अगर नो क्लेम बोनस का क्लोज है तो उसको जो भी प्रोपोर्शनेट में उसका जो फीचर होगा उस हिसाब से उसका अमाउंट बढ़ सकता है, कवरेज का अमाउंट।
और अभी रिसेंटली तो ऐसी भी पॉलिसी आती है कि जहाँ पे आपने क्लेम लिया है कि नहीं लिया है, आपका कवरेज अमाउंट जो है वो हर साल सर्टेन परसेंटेज से बढ़ ही सकता है। तो वैसे भी पॉलिसी आती है कि जहाँ पे आपने क्लेम लिया है फिर भी आपका अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन को जो है वो बीट करने के लिए एक अच्छा तरीका आपके लिए साबित हो सकता है। अगला सवाल पुणे से अनुराधा पाटिल का है। ये कह रही हैं कि क्या एड ऑन प्लान में हॉस्पिटल नेटवर्क लिमिटेशंस होती हैं? सो एड ऑन प्लान, अगर हम सुपर टॉप अप प्लान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सब सुपर टॉप अप जो प्लान्स होते हैं उसमें हॉस्पिटल की कैशलेस हॉस्पिटल का नेटवर्क सिमिलर ही रहता है। जो पॉलिसी है उसके साथ ही वो लिंक्ड ही रहता है, तो दोनों के लिए कोई अलग नहीं रहता है। ओके। सुपर टॉप अप के लिए सेपरेट नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट और बेस पॉलिसी के लिए सेपरेट, ऐसा नहीं हो सकता है, सेम ही होगा। और अगर यहाँ पे एड ऑन्स की बात हो रही है, जो हम एडिशनल कवरेज के एडिशनल जो लेते हैं, अगर उसकी बात हो रही है तो वो एड ऑन है। जो नेटवर्क हॉस्पिटल का लिस्ट है वो एड ऑन के साथ लिंक नहीं होता है, वो पॉलिसी के साथ लिंक होता है। ओके। तो फर्क नहीं पड़ता, आपको हॉस्पिटल नेटवर्क जो बेस पॉलिसी में रहेगा वही रहेगा। ठीक है, तो अनुराधा जी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो बेस पॉलिसी में जो है आपके हॉस्पिटल नेटवर्क रहेंगे वही जो है एड ऑन्स के लिए भी रहेंगे। अगला सवाल हिसार से रमेश शर्मा का है। ये कह रहे हैं कि अगर 1 करोड़ का कवर लेते हैं तो टैक्स छूट भी क्या ज़्यादा मिलेगी? निकुंज जी, टैक्स का लालच जो है ना, टैक्स बचाने का लालच हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ता है, तो ज़रा ये भी बताइए। या पल्लवी जी, तो इसमें एक चीज मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि टैक्स अभी न्यू रिजाइम में तो आपको कोई इसका बेनिफिट नहीं है टैक्स का। ओल्ड रिजाइम में अगर आप जा रहे हो तो आपको, अगर 1 करोड़ का कवर में आप ज्यादा प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको उसकी जो लिमिट है इनकम टैक्स रूल के हिसाब से वहां तक आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ऐड ये करना चाहूंगा पल्लवी जी की कोई भी ये चीजें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं तो उसको टैक्स बचाने के लिए नहीं लेना है, आपको उसकी जरूरत है। एक्चुअली में आपको आपकी वेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए आप ले रहे हो, तो टैक्स बचता है तो ठीक है, लेकिन वो that should not be the sole purpose of buying any instrument, whether it is insurance or investment. ठीक है, चाहे आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, ये लालच मत करिए कि मेरा टैक्स कितना बचेगा। जब बल्कि निकुंज जी ने आपको बड़ा अच्छे से जैसे अभी समझाया है कि भाई इन्वेस्टमेंट का हमारा पर्पस होता है हमें अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, इंश्योरेंस का हमारा पर्पस ये है कि हमारे को इमरजेंसी में जो है किसी तरह की कोई परेशानी ना है, उसके अगेंस्ट एक हमें शील्ड लेनी है इंश्योरेंस के तौर पर। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे लालच में मत पड़िए, जैसे कि सस्ता प्रीमियम हो गया, टैक्स बचत हो गई, ये सब लालच में मत पड़िए, बल्कि वो प्लान लीजिए जो आपके लिए सही साबित हो सकता है। तो निकुंज जी, आखिर में आप जो है हमें ये भी बता दीजिए कि अगर हमें अपने लिए कोई प्लान लेना है तो प्लान चुनते हुए किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? तो पल्लवी जी, मैं 2 से 4 पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि जो हमें ध्यान रखना चाहिए जब मैं अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे या मेरी फैमिली के लिए परचेस कर रहा हूँ। एक चीज होना चाहिए कि आपकी जो पॉलिसी है उसमें कैशलेस क्लेम सेटलमेंट का फीचर होना चाहिए। मतलब कि आप जो क्लेम कर रहे हो वो 2 तरीके से आप सेटल कर सकते हो, रीइंबर्समेंट और कैशलेस बेसिस पे। तो कैशलेस वो नेटवर्क हॉस्पिटल का लिस्ट होता है, वहां पे आप अगर जाओगे आपकी पॉलिसी दिखाओगे तो आपको पेमेंट नहीं करना है, सीधा सेटल हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के साथ हॉस्पिटल का। तो कैशलेस क्लेम सेटलमेंट वाली पॉलिसी लेनी चाहिए। दूसरा जो हमने पहले बात किया था, डिसीज सब लिमिट या रूम रेंट लिमिट, आईसीयू लिमिट और को पेमेंट, इस टाइप का कोई भी फीचर हो, कोई भी क्लोज हो, वैसी पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। एक चीज रहती है कि कंज्यूमेबल कवर। कंज्यूमेबल मतलब क्या होता है कि जो सर्जिकल आइटम्स रहती है, जैसे कि ग्लोव्स हो गया, सिरिंजेस हो गई, नीडल्स हो गई, आईवी सेट्स हो गया, तो ये सब कंज्यूमेबल कवर में आता है। तो ये सब चीज आपके पॉलिसी में कवर होनी चाहिए, मतलब कि कंज्यूमेबल कवर हो वैसी पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। दूसरा रहता है कि इनफ एनुअल एनसीवी या तो लॉयल्टी एडिशन। मतलब क्या होता है कि हर साल आप क्लेम करो कि ना करो, हर साल आपको जो एडिशन है, लॉयल्टी एडिशन बोलते हैं अभी नई पॉलिसी में, तो लॉयल्टी एडिशन आपको मिलना चाहिए। मतलब कि 50% या 100% से आपका हर साल उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब कि आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 10 साल में उसका कवर 1 करोड़ का हो जाएगा, हम बेस पॉलिसी की बात कर रहे हैं। 20 साल में उसका कवर 2 करोड़ का हो जाएगा। तो उस टाइप की भी पॉलिसी मार्केट में अवेलेबल है जो आपको लेनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज ऑल डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट्स होती है वो सब कवर होनी चाहिए। डे केयर ट्रीटमेंट किसको बोलते हैं कि जहाँ पे आपको पूरा 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी नहीं है, लेकिन 2 या 3 घंटे की प्रोसीजर है, तो आप सुबह से शाम तक आप जाके वापस घर पे आ सकते हो।
तो ऐसी सभी ऑल डे केयर प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट शुड बी कवर्ड इन दैट पॉलिसी। तो इस टाइप की पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा और अहम मुद्दा जो है उठाया। डे केयर ट्रीटमेंट जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी होते जा रहे हैं। बहुत से डॉक्टर्स एडवाइस भी करते हैं कि आप सुबह गए, शाम तक जो है कोई छोटा मोटा ट्रीटमेंट अगर है तो उसको लेकर जो है आप वापस घर आ गए। लेकिन पहले हमने भी अक्सर निकुंज जी देखा था कि लोग जो थे वो डॉक्टर्स को ये ज़रूर रिक्वेस्ट करते थे कि 24 घंटे हमें कम से कम हॉस्पिटल में रख लो ताकि क्लेम जो है वो सेटल हो जाए। लेकिन अगर आपके पास डे केयर ट्रीटमेंट का ऑप्शन रहेगा तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। तो निकुंज जी, आपने आखिर में जो है ना ये 4-5 हमें जो अहम बातें बताई हैं ना, इनसे आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये समझाने के लिए कि क्यों आज के वक्त में हम सबके लिए ज़रूरी हो गया है कि हम एक बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस लें ताकि हम इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएँ और जो ये बीमारियों का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है उससे अपने आप के लिए जो है एक शील्ड खड़ी कर पाएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज जी आपका। थैंक यू वेरी मच पल्लवी जी। थैंक यू वेरी मच सर। तो याद रखिए कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है अब सिर्फ एक कागजी ज़रूरत नहीं है बल्कि आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे अहम हिस्सा है। 1 करोड़ रुपए का कवर अब कोई दूर की बात नहीं है, बस सही जानकारी, सही प्लान और थोड़ी सी समझदारी आपको चाहिए, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी न केवल आपकी सेहत बल्कि आपकी सेविंग्स, प्लान्स और परिवार की शांति तक छीन सकती है। तो आज ही एक सही विकल्प को समझिए और सही बीमा जो है अपने लिए चुनिए जो आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़ा रहे। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। बीमा हो तो ऐसा में।